अतीक के मददगारों की लिस्ट तैयार हो गई है और मददगार भी कोई आम लोग नहीं है। सरकारी महकमों में तैनात कर्मचारी, अलग अलग विभागों में तैनात अधिकारी और कर्मचारियों की लिस्ट तैयार हो गई है। ऐसे 178 कर्मचारियों और अधिकारियों की लिस्ट तैयार हुई है और खास बात यह है कि ये जो लिस्ट तैयार हुई है इसमें अतीक अहमद की से ही जानकारी जुटाई गई है। अतीक अहमद से ही पूछताछ में उन कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं जिनकी मदद से उसने अपना काला साम्राज्य खड़ा किया और उसको आगे चला रहा था। विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। विशाल, क्या डिटेल्स मिल रहे हैं, जरा विस्तार से समझाइए। देखिए, आपको बता दें कुल 178 कर्मियों की लिस्ट तैयार की गई है। ये वो कर्मी हैं जिन्होंने जो है अतीक की मदद की है, चाहे वो ये पीडीए में हो, चाहे नगर निगम में हो, राजस्व में हो, पुलिसकर्मी में हो। और ऐसे में इन 178 जो कर्मी हैं इनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है और अतीक से इन नामों का मिलान कराया गया है। मतलब अतीक की सरपरस्ती में ये लोग काम करते थे, कई सालों से लगातार जो है एक ही विभाग में जुटे हुए थे। अतीक के जो तमाम साम्राज्य में इनका एक बड़ा रोल था और यहाँ तक कि उमेश पाल हत्याकांड मामले में जो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग कर रही है और इस बात को देख रही है कि कहां कहां पर किसने किसने मदद की है, इसके साथ साथ किसके किसके लिंक हो सकते हैं, तो उस लिंक के आधार पर 178 बहुत बड़ी संख्या होती है। 178 सरकारी जो मुलाजिम हैं वो अतीक के लिए नौकरी करते थे, अतीक के करीबी थे और पुलिस के विभाग के ये अधिकारी हैं, पीडीए के अधिकारी हैं, इसके साथ साथ नगर निगम के अधिकारी हैं, राजस्व के अधिकारी हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि 178 एक बड़ा नाम है और यही वजह है कि अब इन सब पर एक एक करके कार्रवाई होगी। इन सब की सूची तैयार कर ली गई है और इन सूची का जो मिलान है वो अतीक से कराया गया है। मतलब साफ है कि अतीक और अशरफ की मदद करने वाले भी अब नहीं बच पाएंगे। और बिल्कुल यकीनी तौर पर विशाल, मैं आपके पास वापस लौट कर आ रहा हूं। आप बड़ी बात बता रहे हैं, बड़ी जानकारी बता रहे हैं कि अतीक के मददगार और ऐसे वैसे मददगार नहीं, सरकारी सिस्टम में बैठे हुए लोग 178 ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं, उनकी लिस्ट तैयार हो गई है। अतीक की निशानदेही पर, उससे पूछताछ के आधार पर ही अतीक अहमद ने जो नाम बताए हैं उनकी लिस्ट तैयार हो गई है। और एक महकमा नहीं है, सिर्फ पुलिस महकमे के लोग ही नहीं हैं, राजस्व विभाग के भी कुछ लोग हैं, कुछ प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीडीए के लोग भी इसमें शामिल हैं जो अतीक के साम्राज्य को बढ़ाने में उसकी मदद कर रहे थे। विशाल, ये तमाम जानकारी कहां से निकली है? उन सवालों के जवाब में जो पूछताछ की गई अतीक अहमद से, उसने कबूल किया है पहले से कोई लिस्ट थी या अतीक अहमद के कहने पर यह लिस्ट तैयार हुई है? नहीं, देखिए ये लिस्ट जो है ये संभावित लिस्ट थी और इसमें करीब 250 नाम जो है वो शामिल थे जो पहले से पुलिस ने तैयार कर रखे थे। जो विवेचक थे उन्होंने ये लिस्ट में जो नाम है वो तैयार किए थे, लेकिन इसका जब मिलान कराया गया, तमाम नामों को लेकर अतीक से पूछा गया है तो अतीक ने एक एक अपने मददगार का नाम लिया है, बताया है कि किसका क्या कुछ रोल रहा है, चाहे वो पीडीए का हो, चाहे नगर निगम का हो, राजस्व का हो, चाहे पुलिस विभाग के हों। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि आपने एक देखा होगा कि ईडी ने जब छापेमारी की है तब उस वक्त लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। मतलब साफ था कि ईडी को इस बात का शक था कि लोकल पुलिस में कई ऐसे लोग हैं जो अतीक के लिए काम करते हैं या अतीक के लिए मुखबरी कर सकते थे। इसीलिए एक सेंट्रल फोर्सेस को लेकर एक साथ प्रयागराज में छापेमारी की गई थी और कुछ इसी तरह का इनपुट जो है वो एलआई को भी मिला था, जिसके बाद ये लिस्ट तैयार की गई थी। और अब 178 नामों का जो पूरा लिस्ट का जो पूरा काला चिट्ठा है वो पुलिस के पास है और ये कह सकते हैं कि अब इन सब पर एक एक करके कार्रवाई होगी। 178 ये वो कर्मचारी हैं जो सरकारी महकमे में कई सालों से काम करते रहे और अतीक के रसूख की वजह से ये लगातार यहाँ पर जमे हुए थे। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी अतीक हमेशा मदद करता रहा है और ये अतीक की मदद करते रहे हैं। यहाँ तक कि जो उमेश पाल हत्याकांड मामले में जो तमाम तरह के जो मैसेजेस थे या तमाम तरह की जो मदद थी, चाहे बिल्डर कर रहे हों, चाहे जो प्रॉपर्टी से, चाहे पैसे से लेकर या पुलिसकर्मियों की जो भूमिका थी बचाने से लेकर शाइस्ता को या असद को, इन सब में जिनका रोल था उन सब की सूची तैयार की गई थी और उन सूची का मिलान जो है वो अतीक से करवाया गया, जिसमें और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर अभी देखा जा रहा है। सर, एक बुलेट पड़ी हुई, आप उठाएंगे नहीं क्या? तो वहाँ आप देख सकते हैं कि दोबारा बुलेट लेने की जो तो एनकाउंटर स्पॉट पर एक बार फिर से घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इंस्पेक्टर दीपक यहाँ पे पहुंचे हैं जो आए हुए हैं। सर, एक बुलेट और पड़ी हुई है यहाँ। एक बुलेट और पड़ी हुई है। सर, एक बुलेट और पड़ी हुई है। अभी देखा जा रहा है। सर, एक बुलेट पड़ी हुई, आप उठाएंगे नहीं क्या?
तो वहाँ आप देख सकते हैं कि दोबारा बुलेट लेने की जो देखने के लिए पुलिस जो है वो जा रही है। आप देख सकते हैं घटना। तो बिल्कुल देखिए घटनास्थल पर दोबारा जो है पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है और ये जो आप देख सकते हैं ये जो जगह है आपको दिखाएं जहाँ पर इनकाउंटर हुआ था उस जगह पर बुलेट जो है अभी भी एक पड़ी हुई है जहाँ पर वो गिरे थे। और ये देखिए तस्वीर, पुलिस यहाँ पर उस बुलेट को उठा रही है। ये जो बुलेट का जो खोखा है वो यहाँ पर उठाने की तैयारी है और जो पुलिस यहाँ पे दोबारा पूरी तफ्तीश के लिए पहुंची है झांसी पुलिस, और अब इस बुलेट को यहाँ से उठाकर पुलिस लेकर जा रही है। तो ये जो पूरा एविडेंस है जो कलेक्ट करने का काम किया गया था और बुलेट यहाँ पे रह गई थी जो असद को और चलाने का काम किया गया था जिसके पास उन दोनों के पास भी। तो ये बुलेट भी जो है ये बुलेट किसकी है ये पता नहीं, ये किसका है, तो किस बंदूक की बुलेट बंदूक हो सकती है, सरकारी की है, उनकी जो असद और गुलाम थे उनके कुछ नहीं, जब इसकी जांच होगी तभी पता चलेगा। तो देखिए ये बता रहे हैं कि जब जांच होगी इस बुलेट की खोखा जो यहाँ से मिला है जब उसकी जांच होगी तब ये पता चल पाएगा कि क्या ये सरकारी बुलेट है जिससे गुलाम और असद के ऊपर फायरिंग की गई या फिर जो उनके पास अत्याधुनिक बंदूकें थी जो विदेशी बंदूकें थी क्या वो बंदूक क्या ये गोली उस बंदूक की हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी यहाँ से मिल रही है कि पुलिस दोबारा यहाँ पर निरीक्षण करने तफ्तीश करने पहुंची है और ये वही जगह है जहाँ पर एनकाउंटर हुआ। और ये ब्लड का आप देख सकते हैं खून का जो निशान है, ब्लड का जो निशान है वो अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है और यहीं से वो बुलेट अभी उठाकर फिलहाल पुलिस लेकर गई है। तो जो एविडेंस है उसको लेकर जाया यहाँ से। फिलहाल जो गुलाम और असद के ऊपर जो फायरिंग की गई थी अभी ये पता लगाने की ज़रूरत है कि जो यहाँ पर गोली मिली। देखिए पुलिस यहाँ से फिर से रवाना हो रही है और लगातार पुलिस आके यहाँ पर निरीक्षण करने का काम कर रही है कि जो एविडेंस है उनको कलेक्ट किया जा सके ताकि पूरी जांच पड़ताल सही से हो सके जिसके बाद पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आप देख सकते हैं पुलिस जो है अब उसी रास्ते पर उसी बीहड़ जो रास्ता है जो उबड़ खाबड़ रास्ता है कच्चा रास्ता है उस पर आगे बढ़ रही है इस एविडेंस को कलेक्ट करके। कैप्टन देशराज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, झांसी। तो मयूर शुक्ला की ये रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से इस वक्त आपको हम दिखा रहे थे और एनकाउंटर स्पॉट पर एक बार फिर से पुलिस पहुंची। वहां पर एक गोली का खोखा बरामद हुआ, एक ऐसी गोली का खोखा जो चलाई जा चुकी थी उसका खोखा बरामद हुआ है और उसको एक बार फिर से पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। वहां पर एक खोखा छूट गया था और पुलिस की टीम वापस घटनास्थल पर पहुंची। यहीं पर एनकाउंटर हुआ था इसी जगह पर और यहां पर आज एक बार फिर से पुलिस पहुंची और एनकाउंटर स्पॉट से एक शेल बरामद किया है, एक गोली का खोखा बरामद किया है और उसको भी जब पुलिस के जो कर्मचारी वहां पर पहुंचे थे, जवान वहां पर पहुंचे थे, उनसे पूछा गया कि ये किस बंदूक की गोली हो सकती है तो उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही ये तय हो पाएगा कि किस बंदूक से इसे फायर किया गया, क्योंकि वो बंदूकें भी जब्त हुई हैं जो बरामद की गई थी असद और गुलाम मोहम्मद के पास से। तो उन बंदूकों से फायर किया गया या पुलिस की तरफ से जो गोलियां चलाई गई उनका खोखा था, लेकिन एक खोखा जो बरामद हुआ है वो आज उसको उठाया गया है स्पॉट से। मयूर शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मयूर, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, जरा बताइए कि वहां पर एक बार फिर से पुलिस क्यों पहुंची? कल ये खोखा छूट गया था, आज पता चला कि एक खोखा मिसिंग है इसलिए पहुंची या फिर यहां से किसी ने इंफॉर्मेशन दी थी? ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी लगातार जो है तफ्तीश पुलिस की चल रही है। वो जितने भी एविडेंस है कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा अभी से मुश्किल से 10 मिनट से पहले पुलिस यहां पर पहुंची है और वही उसी स्पॉट पर इस वक्त हम मौजूद हैं जब पुलिस यहां पर पहुंची और जो एविडेंस कलेक्ट करने का काम लगातार यहां पे चल रहा है। और जो खोखा है गोली का वो यहां पर मिला है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो जो गोली है वो किसकी है? क्या वो सरकारी गोली है जो पुलिस वालों ने चलाई थी? अब अंदर चलेंगे और यही वो गड्ढा है जहां पर एनकाउंटर हुआ था और हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि अभी थोड़ी देर पुलिस जब यहां पर पहुंची और ये ब्लड का निशान है, कैमरा पर्सन हमारे जूम करके दिखाएं कि ये असद और गुलाम जिनको गोली मारी गई जो यहां पर वो पड़े थे, उनकी गाड़ियां भी यहीं पर पड़ी हुई थी और ये ब्लड का निशान है और यहीं से अभी पुलिस गोली का जो खोखा है उसको कलेक्ट करके गई है। लेकिन हमने पूछने का प्रयास किया तो उनका कहना है कि जांच का विषय है, अभी जांच की जाएगी कि ये गोली किसकी है, क्योंकि जो अत्याधुनिक बंदूकें जो विदेशी बंदूकें उन दोनों के पास से, असद और गुलाम के पास से मिली थी, क्या ये उसका खोखा हो सकता है या फिर ये सरकारी गोली भी हो सकती है, क्योंकि पुलिस
पुलिस ने जिस तरह से एनकाउंटर उनका किया है, तमाम गोलियां उसके ऊपर चलाई गई थी, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। तो बड़ा विषय जांच का अभी ये है कि जो खोखा अभी मिला है, पुलिस दोबारा यहाँ पे पहुंची और दूसरे तरफ की भी तस्वीर, ये वो बीहड़ रास्ता है, ये वो उबड़ खाबड़ कच्चा रास्ता है जहां से वो भागने का प्रयास कर रहे हैं। तो पुलिस आगे भी पूरी तफ्तीश करने, पूरा जो ये रोड है आगे भी पूरी चीज़ों को जो कलेक्ट करने, जो भी एविडेंस मिल रहा है उनको कलेक्ट करने पुलिस पहुंची है। और कुछ देर पहले यहाँ पहुंची तो लगातार पुलिस बार बार आके जो पूरा जो इलाका है उसकी छानबीन कर रही है, क्योंकि लगभग जो मेन रोड है झांसी से जो एक्सप्रेसवे जाता है कानपुर की तरफ, जो हाईवे है, वहां से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर की जो दूरी है, कच्चा रास्ता है जहां पर वो भागने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ से जब वो भागने का प्रयास करते हैं, पुलिस की टीम उनको दोनों तरफ से घेरती है। तो ये जो आप गड्ढा देख सकते हैं, यहाँ पर उनकी गाड़ी फिसलती है, इस जगह से वो आते हैं और वो भागते हैं। 2 डिस्कवर गाड़ी बिना नंबर प्लेट की, और ये गाड़ी उनकी इस जगह पर फिसलती है और यहाँ से फिसलने के बाद वो इस गड्ढे में जाकर गिरते हैं, जिसके बाद पुलिस उनको बार बार सरेंडर करने की बात कहती है, लेकिन वो नहीं मानते हैं। पुलिस के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और अपनी बंदूक निकाल के फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम्हें जान से मार देंगे। उसके बाद जब फायरिंग की जाती है तो पुलिस भी अपनी आत्मरक्षा में फायरिंग यहाँ पर करती है, जिसके बाद उनको गोलियां लगती हैं। कुछ देर के बाद जब दूसरी तरफ से फायरिंग रुकती है, तब जाके पुलिस देखती है तो वो दोनों यहाँ पे करा रहे होते हैं, जिसके बाद एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और जो भी जरूरी प्रक्रिया है, जो मेडिकल के लिए उनको लेकर जाया जाता है उपचार के लिए, वो वहाँ पे जब मेडिकल कॉलेज पहुँचते हैं, कुछ देर बाद पता चलता है कि दोनों की मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पर ये स्पॉट है जहाँ पर हम इस वक्त हैं और यहीं पर गोली मारने का जो है एनकाउंटर करने का काम किया गया था। यही वो रास्ता है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा ये रास्ता है मेन हाईवे से जब वो अंदर आते हैं। और यहाँ पर आमतौर पे ये कोई आम रास्ता नहीं है, यहाँ पर आम पब्लिक बहुत कम ही निकलती है, क्योंकि ये परीक्षा डैम की तरफ ये रास्ता जाता है और जो लोग आगे, क्योंकि आगे नदी भी है, ऐसे में ये रास्ता आगे जाके खत्म भी हो जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत कम लोग दिखेंगे आपका इस पूरे अपडेट के लिए और ये क्राइम सीन पूरी तरह से दर्शकों के सामने रखने के लिए।